हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लास 10 सामाजिक विज्ञान प्री बोर्ड परीक्षा 2026 का बिल्कुल वायरल पेपर। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं। ये जो आपका क्लास 10 सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर है प्री बोर्ड एग्जाम का ना, ये पेपर बिल्कुल वायरल हो चुका है क्योंकि ये पेपर आपके सभी जगह पर बिल्कुल यही पेपर आ रहा है और सभी स्कूलों में 100% बिल्कुल यही पेपर आएगा। ठीक है, यानी ये जो पेपर है सेम टू सेम पेपर सभी जगह वायरल हो चुका है, सभी जिलों में यही पेपर आएगा। तो जितने भी स्टूडेंट सामाजिक विज्ञान के मात्र इस प्री बोर्ड परीक्षा के पेपर को तैयार करके जाएंगे, वो प्री बोर्ड एग्जाम में इस बार पूरे के पूरे सोशल साइंस में बिल्कुल टॉपर बन के आएंगे, टॉप करके आएंगे। क्योंकि यहाँ पे जो सामाजिक विज्ञान का हम आपको पेपर बताने वाले हैं, ये आपका सबसे वायरल पेपर है। ठीक है, और इसमें जितने भी क्वेश्चन है सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पे पूरे के पूरे उत्तर के साथ हम आप सभी को बताएंगे। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे सामाजिक विज्ञान के सोशल साइंस के इस क्वेश्चन पेपर को प्री बोर्ड का तैयार कर लेते हैं, वो पूरे के पूरे सोशल साइंस में बिल्कुल 70 में 70 नंबर बिल्कुल छाप करके आएंगे। ये मेरी 100% गारंटी है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको नाम लिखना है, यहाँ पे अनुक्रमांक लिखना है। तो आपका प्री बोर्ड एग्जाम का पेपर होता है ना, इसमें भी आपको बोर्ड एग्जाम की तरह 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा क्योंकि ये आपका जो प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर होता है ये आपके बोर्ड की तरह पेपर होता है। यानी जिस तरीके से बोर्ड एग्जाम में आपका पूरे क्वेश्चन यानी पूरे किताब से क्वेश्चन आता है, उसी तरह आपका ये प्री बोर्ड परीक्षा में पूरे किताब से क्वेश्चन आ जाएगा, पूरे पार्ट से। ठीक है, ये आपका जो प्री बोर्ड परीक्षा होता है ना, ये आपको बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार करता है। इसलिए ये बोर्ड एग्जाम से आपका 1 या 1.5 महीना पहले ये जो है प्री बोर्ड परीक्षा एग्जाम लिया जाता है सभी स्कूल कॉलेज में। तो यहाँ पे आपका जो एग्जाम पेपर है वो इसी तरह का पेपर रहेगा, यही पेपर आने वाला है सेम टू सेम। तो यहाँ पे देखिए, ये पूर्णांक आपका 70 का रहेगा और अगर आप लोग इस पेपर को तैयार करके जाते हो तो सोशल साइंस में पूरे 70 नंबर लेकर आओगे। निर्देश देखिए, प्रारंभ के जो 15 मिनट का समय आपको दिया जाता है ना, इस पूरे क्वेश्चन पेपर को ध्यान से पढ़ने के लिए। तो आपको पढ़ लेना है इसमें कौन कौन से क्वेश्चन है, कितने नंबर के क्वेश्चन है। ठीक है, और आपको कितना लिखना है, सभी चीजें हम आपको बताएंगे। सबसे पहले यहाँ से खंड और बहुविकल्पी प्रश्न है जिसमें आपको 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो कि बोर्ड की तरह ही क्वेश्चन रहेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, और ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो आपका क्लास 10 सोशल साइंस का प्री बोर्ड का पेपर है ना, अगर आप लोग इसको तैयार कर लेते हो तो ये आपके लिए दोहरी बेनिफिट देने वाली है क्योंकि इस पेपर से क्वेश्चन आपका 30% क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी आएंगे। ठीक है, यानी इस पेपर को अगर आप लोग तैयार कर लेते हो तो आपका 30% क्वेश्चन इसी पेपर से बोर्ड एग्जाम में पूछेगा। इसलिए ये पेपर जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग बहुत ही ध्यान से समझिएगा क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी आने वाले हैं। पहला क्वेश्चन क्या है जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आप सभी के बोर्ड एग्जाम में भी इसी तरह से क्वेश्चन आएगा और यही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ जाएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिक्स क्वेश्चन है। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन रहेगा। इसके नीचे आपके 4 ऑप्शन रहेंगे जिसमें से कोई एक ऑप्शन सही है। पहला है देखिए 1779 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद 1789 ईस्वी में, उसके बाद 1780 ईस्वी में और डी ऑप्शन 1799 ईस्वी में। ठीक है, तो देखिए जो फ्रांस की क्रांति हुई थी ये लुई 16वें उस समय का वहां का राजा जो था वो कौन था? लुई 16वां था। ठीक है, इसके शासन काल में हुआ था और ये 1789 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए सेकंड है, आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब से हुआ? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपका 60 क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है आर्थिक महामंदी पे। तो देखिए आर्थिक महामंदी की जो शुरुआत हुई थी वो 1929 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट है। क्वेश्चन नंबर देखिए तीसरा है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह किसका कथन है कि जब फ्रांस छिपता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? तो ये जो है ये मेटरनिक की कथन था, इन्होंने कहा था। ऑप्शन नंबर डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 4 है जो वायरल क्वेश्चन है बिल्कुल, यहाँ पे कि जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए जर्मनी के एकीकरण में जो ऑटो एंड बिस्मार्क थे, इनका मुख्य भूमिका था। ठीक है, और आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा, ये आपके 60 क्वेश्चन में भी आता है, 4 नंबर में क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? फिक्स क्वेश्चन है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में भी आएगा।
तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो 1885 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में निम्नलिखित में से किसके मध्य सत्ता में साझेदारी है? किसके मध्य सत्ता में साझेदारी है? तो वो विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य। ऑप्शन नंबर ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए है कि निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय है, यानी है पूछ रखा है। तो इसमें से जो रक्षा है यही संघ सूची का विषय। ऑप्शन नंबर डी राइट है। 8वां क्वेश्चन है, भारतीय संघ में कितने राज्य हैं? जो भारतीय संघ है ना, इसमें टोटल 28 राज्य है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर देखिए दिया है, यदि हम लैंगिक भेदभाव की बात करते हैं तो उसका अर्थ होता है, उसका अर्थ क्या हो जाता है? तो देखिए समाज में स्त्री पुरुष की असमान भूमिका। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इस तरीके से अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से आपके कई क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में भी आएगा, इसलिए आप लोग इसको काफ़ी अच्छे तरीके से ध्यान से तैयार कर लीजिए। और आप सभी लोग को इस पूरे क्वेश्चन में से, ठीक है, कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, आपको बिना बताए आपका आंसर सही हो रहा है, इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्योंकि ये आपकी जो प्री बोर्ड परीक्षा ये आपको बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार कर रही है। और ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वायरल क्वेश्चन है जो आपकी एग्जाम में प्री बोर्ड में तो 100% आएंगे और बाकी 30% क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ रहा है, ठीक है। और अगर आप सभी लोग इस सामाजिक विज्ञान के पेपर को तैयार कर लेते हो तो हमारे चैनल पे क्लास 10th के ऑल सब्जेक्ट का प्री बोर्ड परीक्षा और बोर्ड एग्जाम की असली बिल्कुल वायरल पेपर बन चुकी है, जिसमें से 100% में से 99% हमारे ही क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन आने वाला है। तो अगर आप लोग नहीं तैयार करें तो चैनल पे आप लोग विजिट करके देख लीजिएगा, और हमने चैनल पे प्लेलिस्ट क्रिएट किया, वहां से भी आप लोग देख सकते हो। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा हिंदी है। कहीं पर भी जाओगे आप लोग हिंदी वहाँ पे ज़रूर लोग बोलेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत संसाधन है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये वायरल क्वेश्चन है, ये पेपर में आएगा। तो यहाँ पे देखिए ये प्राकृतिक गैस जो है यही परंपरागत संसाधन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर देखिए 12, लेटेराइट मिट्टी की निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? लेटेराइट मिट्टी जो है वो महाराष्ट्र मुंबई में सबसे ज्यादा पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तांबा का मुख्य उत्पादक है, यानी सबसे ज्यादा तांबा कहाँ पे होता है? तो देखिए यहाँ पे यानी जो मध्य प्रदेश एमपी है ना, इसी जगह होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। क्वेश्चन 14 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अधात्विक है, यानी अधात्विक खनिज कौन सा है? तो देखिए इसमें से अभ्रक जो है यही अधात्विक खनिज है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। क्वेश्चन 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अजैव है? अजैव का मतलब आप लोग समझ रहे हो, जिसमें जान ना हो, ठीक है, यानी जो निर्जीव होते हैं। अब यहाँ पे क्या है, आपके सामने कई ऑप्शन है, जैसे पशुधन। पशुधन में क्या आ गए, जैसे गाय आ गया, भैंस आ गई, ये सब तो क्या है, ये सब जीवित संसाधन, इसमें जीव पाए जाते हैं, ठीक है। प्राकृतिक वनस्पतियाँ पेड़ पौधे भी, उसमें भी जीव पाए जाते हैं, वो भी वृद्धि करते हैं, विकास करते हैं, ठीक है। और बाकी यहाँ पे जो मत्स्य है, इसमें मछलियाँ आ गई, तो भाई मछलियाँ भी तो बढ़ती हैं, उनमें भी तो जीव होते हैं। लेकिन ये जो चट्टाने हैं इसमें जीव नहीं होते हैं, ये क्या है, एक निर्जीव संसाधन है। तो इसमें से अजैव का मतलब जिसमें जीव नहीं होते, तो चट्टाने जो है ये जीवित है नहीं ना, तो यही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला है देखिए क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतम साक्षरता दर पाई जाती है? किस राज्य में अधिकतम साक्षरता दर पाई जाती है? तो वो है यहाँ पे केरल में। केरल में जो है ज़्यादातर लोग पढ़े यानी कि गरीब होते हैं, इसमें साक्षरता दर लेकिन पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। क्वेश्चन देखिए 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से यानी क्षेत्र से संबंधित है? तो कौन सा प्राकृतिक जो है प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएगा, जैसे लोग प्राकृतिक से जुड़े हुए हों, ठीक है। जैसे प्राकृतिक से जुड़े हुए का मतलब क्या, जो यानी कि नदियों तालाबों में खेती किसानी इसमें आ गया। तो नदी तालाब में क्या होते हैं, यानी मछली होते हैं, यानी मछुआरा लोग क्या होते हैं, मछलियों पर निर्भर होते हैं, मछली वाला काम करते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन आ गया, मछुआरा आ गया। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है। इसमें कृषि और मजदूर लोग आते हैं, मछुआरे लोग भी एक तरह से मजदूर हैं। ऑप्शन नंबर 17 का ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? सूचना का अधिकार अधिनियम
2005 ईस्वी में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट है। क्वेश्चन 19 है, उपभोक्ता को न्याय पाने के लिए कहाँ जाना चाहिए? तो देखिए, उपभोक्ता को न्याय पाने के लिए जो है उपयुक्त उपभोक्ता केंद्र पे ही जाना चाहिए, उसी जगह उसको न्याय मिलेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो देखिए, यानी कृषि मजदूर जो है वही असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। इस तरीके से 20 क्वेश्चन हो गए। अगर आप लोग इस पूरे को तैयार कर लेते हो तो आपका 20 अंक बिल्कुल एग्जाम में पक्का है। इसके बाद यहाँ से खंड ब स्टार्ट होता है, जिसमें वर्णनात्मक फर्स्ट आता है, और वर्णनात्मक फर्स्ट में आपके 4 नंबर वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसमें टोटल 8 क्वेश्चन है, लेकिन आपको सिर्फ 4 क्वेश्चन ही करना है, क्योंकि बाकी के 4 क्वेश्चन इसमें अथवा करके दिया हुआ है। इसमें है कि आप सभी को ना ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, और इसमें आपको देखिए लिखा रहेगा कि आपको कितने शब्दों में आंसर देना है। तो इसमें आपको प्रत्येक प्रश्नों का आंसर जो है लगभग 80 शब्दों में देना है। 80 का मतलब कि आपको इसके आंसर को 1 से 1.5 पेज में देना है, तभी आपको टोटल 4 नंबर मिलेंगे। वो भी क्वेश्चन के हिसाब से आंसर लिखना चाहिए, यानी जैसा क्वेश्चन हो। जैसे अब आ गया कि आपको कि भारत के यानी कि आपको लिख देना है, जैसे यहाँ पे आ गया कि भारत के गरम दिल के 4 नेताओं के नाम लिखे, तो आप लोग 4 नेताओं के आप लोग सिर्फ नाम लिख दोगे, ठीक है। तो वो आपका 1.5 पेज में तो होगा नहीं। बाकी कैसे क्वेश्चन, और बाकी अगर आ गया कि भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए, तो इसको आपको 1 से 1.5 पेज में लिखना है। यानी कम से कम आप लोग इसको 1.5 पेज में, और ज़्यादा यानी बिल्कुल सही आपको जितना लिखना है, जिस पे आपको पूरे 4 नंबर चाहिए, तो 1.5 पेज में आपको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, और ये आपके बोर्ड एग्जाम में भी आएंगे और प्री बोर्ड में भी आएगा। पहला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 नंबर का है। अब देखिए आपको इसके आंसर को कैसे लिखना है। यहाँ पे हम आपको देखिए, अगर आप लोग को यहाँ पे हम आंसर दिखाएंगे, तो आप लोग बस क्या करोगे, स्क्रीनशॉट लेकर उसको आप लोग रटना शुरू कर दोगे, और आपका रटा हुआ चीज़ें ज़्यादा दिन तक याद नहीं होती। आप लोग एग्जाम देने जाओगे, पता चला भूल गए सब चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको सभी आंसर को बिल्कुल समझा करके, सुना करके बताते हैं। आप लोग अगर कीवर्ड वगैरह नोट करना चाहते हो, तो आप लोग नोटबुक और पेन ले करके बैठिए। जहाँ इंपॉर्टेंट आपको लगता है कि ये चीज़ें हैं, इससे हम पूरे आंसर को लिख लेंगे, तो उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पे सभी आंसर हम आपको सुना करके, समझा करके बताएंगे। यहाँ पे देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख कारणों का उल्लेख इस तरीके से क्वेश्चन दिया है। तो सबसे पहले आपको ये नहीं कि इसके कारण ही लिखना है, प्रारंभ कर देना है ना, ऐसे आपको नहीं करना। आपको क्या करना है, सबसे पहले ये लिखना है कि भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था, ठीक है। तो आपको पता है कि ये आंदोलन जो है, ये महात्मा गांधी ने प्रारंभ किया था। महात्मा गांधी ने एक नहीं बल्कि 2-3 आंदोलन प्रारंभ किए थे, जिसमें से पहला सविनय अवज्ञा था, दूसरा भारत छोड़ो, और तीसरा यानी पहला असहयोग आंदोलन, दूसरा सविनय अवज्ञा, तीसरा भारत छोड़ो आंदोलन था, ठीक है। अब आपको क्या लिखना है, भारत छोड़ो आंदोलन। तो अब आपको पता चल गया किसने चलाया है, महात्मा गांधी ने। कब चलाए थे, तो इसका आप लोग सन याद है तो सन भी लिख दीजिए कि ये 1942 ईस्वी को, यानी कि 9 अगस्त 1942 ईस्वी को ये प्रारंभ किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। और जिन्होंने यानी कि मुंबई में शुरू किया था इसको, और जिन्होंने यानी करो या मरो का नारा भी दिया था। ब्रिटिश हुकूमत से भारत को तुरंत छोड़ने की मांग की थी वो महात्मा गांधी ने, ठीक है। जिसने स्वतंत्र संग्राम के यानी स्वतंत्रता संग्राम को एक निर्णायक मोड़ दिया, और इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। अब आपको देखिए इतना चीज़ें लिखना है, यानी कि किसने चलाया, कब चलाया, ठीक है, किसके लिए चलाया, ये चीज़ें पहले लिख देना। उसके बाद अब आपको इसके कारण लिखना है, और ये 4 नंबर का है, तो आपको कम से कम 3 से 4 कारण इसमें लिखना है। देखिए पहला कारण हो जाएगा, यानी कि ये आपका द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभाव और जन असंतोष के कारण चलाया गया था। तो पहला हो जाएगा आपका द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव, ठीक है। उसके बाद यानी द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हुआ था कि युद्ध के कारण भारत में आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी, कीमतें बढ़ रही थी, और ब्रिटिश सरकार की प्रतिष्ठाएं कम हो रही थी, जिसके कारण ये चलाया गया। दूसरा कारण हो जाएगा जापान में आक्रमण का भय था। तीसरा कारण हो जाएगा जन असंतोष, यानी लोगों के मन में, जनता के मन में असंतोष की भावनाएं थी ब्रिटिश सरकार को लेकर के। दूसरा क्रिप्स मिशन की विफलताएं के कारण। तो ये 4 कारण लिख दीजिएगा। अथवा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया है,
जोसेफ मैथ्सिनी, यानी कि इनको मेजिनी भी कहा जाता है और मैथ्सिनी भी, के विचारों पर आपको प्रकाश डालना है। ठीक है, तो इनके विचारों पर आपको देखिए प्रकाश डालना है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखिए एकात्मक जो है यानी कि जोसेफ मैथ्सिनी इटली के एक महान क्रांतिकारी और राष्ट्रवादी थे। ठीक है, उनके विचार आपको लिखना है। तो पहला हो जाएगा गणतंत्रवाद। ठीक है, यानी कि मैथ्सिनी जो थे वो राजतंत्र के विरोधी थे और इटली को एक एकीकृत संप्रभुत्व गणराज्य बनाना चाहते थे। दूसरा राष्ट्रवाद, उन्होंने यंग इटली और यंग यूरोप जैसे गुप्त जो है संगठनों की स्थापना किए थे। और तीसरा ईश्वर का विधान। ठीक है, यानी उनका मानना था कि राष्ट्र मानव जाति की प्राकृतिक इकाइयां हैं जिन्हें ईश्वर ने बनाया है। दूसरा उदारवाद था। तो ये आपको 4 कारण लिख देना है। अगला क्वेश्चन आ गया दूसरा, और जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बोर्ड एग्जाम में भी आएगा ये। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी और यानी उसका मुख्य कारण क्या था, इसका मुख्य कारण क्या था। तो देखिए सबसे पहले कि ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ही हमने बताया था कि 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई थी और ये लुई 16वां उस समय का वहाँ का राजा था, शासन था, जिसके शासन काल में हुआ था। ठीक है, और ये क्रांति का मुख्य कारण जो था वो सामाजिक असमानता था, आर्थिक संकट और निरंकुश राजतंत्र था। तो ये चीज़ें आपको लिख देना है और बाकी आपको हेडिंग डालकर लिख देना है। यानी पहला सामाजिक असमानता कारण, दूसरा हो जाएगा आर्थिक संकट और तीसरा निरंकुश राजतंत्र, यानी राजा लुई 16वें का निरंकुश शासन था वहाँ का, वो अच्छे तरीके से शासन को नहीं चला पाता था। ठीक है, और उसके बाद दार्शनिकों का प्रभाव था, वहाँ पे लोग दार्शनिक लोग ज़्यादा नहीं आते थे, जिसके कारण उसका दूर दूर तक लोग चर्चा नहीं करते थे। और यानी असंतोष की भावनाएं उत्पन्न हो गई, असमानता की भावनाएं उत्पन्न होगी, यानी लोग वहाँ के गरीब मजदूरों से कर लिया जाता था और बाकी डॉक्टर हो गए और अधिकारियों से, ठीक है, टीचर्स से, यानी अमीर जनता से कर नहीं लिया जाता था, जिसको लेकर के वहाँ के फ्रांस की जनताओं के मन में असंतोष की भावनाएं उत्पन्न हो गई, असमानता की व्यवहार राजा ने किया, जिसके कारण फ्रांस की क्रांति घटित हो गई। तो ये 4 कारण आपको लिख देना है। पहला सामाजिक असमानता, दूसरा आर्थिक संकट, तीसरा निरंकुश राजतंत्र, दार्शनिकों का प्रभाव, चौथा। ठीक है, तो यही लिख लेना, पूरा आपको 4 नंबर मिल जाएगा। अथवा भारतीय संघ एक अर्ध संघीय ढांचा आलोचनात्मक परीक्षण आपको करना है। ठीक है, तो हाँ, भारतीय संविधान में संघीय और एकात्मक दोनों विशेषता होने के कारण इसे अर्ध संघीय ढांचा कहा जाता है। ठीक है, बाकी चीजें आप लोग लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है तीसरा, सड़क परिवहन के सापेक्षिक लाभों की विवेचना आपको करना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सड़क परिवहन का मतलब सड़क, ठीक है, रोड, यानी जिससे आप लोग अपने घर से निकलकर डेली कॉलेज स्कूल जाते हो ना, वो सड़क आपको किस तरीके से लाभदायक होती है, या आप खुद ये चीज़ें लिख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। घर घर सेवा दे रही है, यानी सड़क के माध्यम से ही आप लोग बस से उतर रहे हो रोड पे, तो आप लोग किसी न किसी छोटे सड़कों के माध्यम से, अगर आपका गांव में घर है तो आप लोग उस सड़क के माध्यम से ही तो जा रहे हो। अगर सड़क ना होती तो कैसे जाते आप लोग? पहले तो आपको रास्ता समझ में नहीं आता, दूसरा बात कि यानी कि बारिश के मौसम में सड़क, मट्टी की अगर सड़कें रहेंगी तो गीली हो जाएगी, उसमें पता चला आप लोग पूरा ढस गए, आधा ढस गए, ठीक है, साइकिल ढस गई, अच्छे तरीके से आप लोग जा नहीं पाए, कीचड़ लग गए। तो ये सब चीज़ें हैं, आप लोग लिख सकते हो, घर घर सेवा दे रहा है। अगर आप एरोप्लेन से कहीं जा भी रहे हो, यानी कि अगर आपको एयरपोर्ट पे जाना है तो वहाँ तक भी आपको सड़क ही ले जाएगी। पहले आप लोग किसी न किसी साधन से ही एयरपोर्ट जाओगे, आपके घर के आसपास एयरपोर्ट थोड़ी ना बना हुआ है, तो अब इसलिए आपको सेवा दे रही है। दूसरा यानी कि कम दूरी के लिए भी किफ़ायती है, कम दूरी में आप लोग जो है सड़क के माध्यम से, वहाँ वाहन चल रही है उससे आप लोग जल्दी से जा सकते हो। अन्य साधनों के लिए भी अच्छा है, जैसे वही रेलवे स्टेशन हो गया, हवाई अड्डा, वहाँ पे बंदरगाह, वहाँ पे आप लोग सड़क के माध्यम से पहुँच जाओगे। लचीलापन, यह परिवहन सबसे लचीला साधन है क्योंकि मार्गों और समय सारियों को आसानी से बदला जा सकता है। तो ये सब चीज़ें लिख देना है। अगला क्वेश्चन अथवा दिया है, देखिए वाणिज्य कृषि की विशेषताओं का आपको उल्लेख करना, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें वाणिज्य कृषि का मतलब क्या है? इसमें आप लोग वाणिज्य कृषि की जो है उच्च उपज के लिए मशीनीकरण और बाजार के उन्मुख उत्पादन होता है। इसमें मशीनीकरण यानी इसमें अच्छे तकनीकियों का मशीन, आधुनिक मशीन यूज किया जाता है। बाजार का उन्मुख होना चाहिए, बड़े खेत होना चाहिए और अच्छी किस्म की, उन्नत किस्म की बीजें होना चाहिए। ठीक है,
अगला क्वेश्चन चौथा देखिए, विश्व व्यापार संगठन के क्रियाकलापों का वर्णन करना है। तो देखिए विश्व व्यापार संगठन यानी WTO वैश्विक व्यापार नियमों को स्थापित करता है, व्यापार विवादों को सुलझाता है और व्यापार उदारीकरणों को बढ़ाता है। ये चीज़ें लिख लेना है। अगला क्वेश्चन अथवा उपभोक्ता जागरूकता हेतु कोई 4 उपाय आपको सुझाना है, तो लिख लीजिएगा आप लोग। उपभोक्ता जागरूकता के उपायों में शिक्षा, मानवीकरण, शिकायती निवारण और सरकारी पहल शामिल है। ठीक है, लिख लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ गया वर्णनात्मक सेकंड, और वर्णनात्मक सेकंड आपका जो है 6 नंबर का क्वेश्चन है, और इसको आपको लगभग 150 शब्दों में इसके आंसर को लिखना है। 150 शब्द का मतलब आपको 2 से 2.5 पेज में आंसर लिखना है। 5वां क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट फिक्स क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में भी आएगा। यह है कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में जर्मनी एवं इटली के एकीकरण का योगदान आपको बताना है। 6 नंबर का क्वेश्चन है। तो आपको राष्ट्रवाद का कारण क्या था, कब प्रारंभ हुआ था, कहाँ पे हुआ था, जर्मनी के एकीकरण का मुख्य कारण क्या था, जर्मनी में किस तरीके से क्रांति हुई थी, इटली का क्या था, ये सभी चीज़ें तैयार कर लेनी है। ठीक है, जैसे जर्मनी और इटली का एकीकरण में आपको तैयार कर लेना है कि राष्ट्रों का निर्माण करना, अन्य राष्ट्रों को प्रेरणा देना, ये सब चीज़ें आपको लिख देना है। सरल है बिल्कुल। अथवा क्वेश्चन है देखिए, प्रौद्योगिकी ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को किस प्रकार उत्प्रेरित किया है, उदाहरणों के द्वारा आप सभी को स्पष्ट करना। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। परिवहन में सुधार किया है, संचार क्रांति हुई है, पूंजी प्रवाह हुआ है, उदाहरण। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको लिख लेना है। अगला क्वेश्चन 6 है, भारत की विविध यानी विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है, ये चीज़ें आपको लिखना है। लिख लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन अथवा है, भारत में स्थानीय स्वशासन से आप क्या समझते हैं, इस शासन के किन्हीं 2 गुणों एवं किन्हीं 2 दोषों का आपको उल्लेख करना है। ये भी लिख लीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 7वां है कि मृदा संसाधन के महत्व का वर्णन कीजिए एवं किन्हीं 2 प्रकार की मृदाओं की विशेषताओं का उल्लेख करना है। ये आपका 4 नंबर और प्लस 2 नंबर 6 नंबर का क्वेश्चन। मृदा का मतलब मिट्टी हो गई, भूमि हो गई, धरती माँ हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे पहले कि आपको इसका महत्व का वर्णन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मृदा है, उस पे आप लोग चल रहे हो, सड़क उस पे बन रही है। ठीक है, मृदा के द्वारा ही आप लोग अन्न खा रहे हो, उस पे जो है धान, चावल, गेहूँ, बाकी सभी प्रकार की दालें वगैरह सभी चीज़ें, फल वगैरह मृदा मिट्टी में ही उगाए जा रहे हैं। तो हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है, पहले के लोग तो अभी भी कहीं कहीं गाँव में मिट्टी के घर है जो हमारे रहने के लिए भी ज़रूरी है। कहीं के चूल्हों पर खाना बन रहा है तो चूल्हा यानी खाना बनाने के लिए भी हम मिट्टी का यूज कर रहे हैं। ठीक है, चूल्हा बन रहा है, तो मृदा हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है ये आप लोग खुद लिख सकते हो। बाकी आपको मिट्टियों का प्रकार लिखना है, तो मिट्टी का प्रकार आप खुद लिख सकते हैं। पीली मिट्टी, लाल मिट्टी, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, कई प्रकार की मृदाएं होती है, उसके प्रकारों को लिखना है। ठीक है, मृदा है तभी उसमें पेड़ पौधे लगे हुए हैं, तो सभी चीज़ें लिख सकते हो, आप लोग लिख लीजिएगा। और इसके अलावा आप सभी लोग ना मृदा अपरदन किसे कहते हैं ये भी तैयार कर लीजिएगा। मृदा अपरदन के कारण, निवारण, सभी चीज़ें तैयार कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अथवा भू संसाधन से क्या तात्पर्य, भारत के भू उपयोग में आवश्यक जो है परिवर्तन हेतु कोई 4 आप सभी को उपाय सुझाना है। 6 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखिए भू संसाधन का तात्पर्य भू उपयोग में परिवर्तन हेतु उपाय किया जाता है कि भू संसाधन से तात्पर्य कि भूमि में उपलब्ध संसाधनों में से जिसमें से मिट्टी, खनिज, जल, वनस्पति, जीव जंतु शामिल हैं, ये सब चीज़ें हैं ना, ये सब लिखना है। अगला क्वेश्चन है 8वां, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक से क्या तात्पर्य है, द्वितीय क्षेत्रक की विशेषताओं की आपको विवेचना करना है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अथवा संगठित एवं असंगठित क्षेत्रकों में विभेद कीजिए एवं यानी अंतर कीजिए और असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों की समस्याओं पर आपको प्रकाश डालना है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। मानचित्र संबंधित प्रश्न, ये सभी क्वेश्चन की वीडियो हमारे चैनल पे बनी हुई है। इससे पहले हमने बोर्ड पेपर बताया है, वायरल पेपर बताया है, प्री बोर्ड का आप लोग जाकर देख लीजिएगा। ऑल सब्जेक्ट की तैयारी हमारे चैनल पे कराई जा रही है। क्लास 10th की आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए और प्लेलिस्ट में विजिट करके देखिए, चैनल की वीडियो सेक्शन में विजिट करके देखिए। मानचित्र संबंधित प्रश्न देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी है यहाँ पे। 9 नंबर का ए है, निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में चिन्ह के द्वारा नाम से दर्शाना है। सही नाम तथा सही अंकन के लिए आपको आधा प्लस आधा अंक दिए जाएंगे। 9 नंबर का ए और बी है और 5 + 5 यानी 10 नंबर का ये क्वेश्चन है।
यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन दिया है, वह स्थान जहाँ वर्ष 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, कहाँ पे हुआ था? तो ये जो हुआ था यहाँ पे आंसर हो जाएगा मद्रास, चेन्नई में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? मद्रास, और यहाँ पे आप लोग चेन्नई लिख लीजिए। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? मद्रास, चेन्नई में। तो इसको तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन सेकंड है, और आपको मानचित्र को इसको भरना है। आपको मानचित्र का एक पेज मिलेगा, आपको मानचित्र कैसे भरना है इस टॉपिक पे वीडियो चैनल पे हमारे बने, पूरा हमने भर करके एक एक चीज़ें बताया, ट्रिक भी बताए हैं, जिससे आप लोग कहीं से भी क्वेश्चन आ जाएगा उसको भर लोगे। तो अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे तो जल्दी से विजिट करके देखिए, अदरवाइज यूट्यूब पर जाइए, सर्च कीजिए अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल, मेरे चैनल का नाम है, और मानचित्र कैसे भरे, तो वहाँ पे हमारी एक ओरिजिनल वीडियो आ जाएगी, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों ने सत्याग्रह आंदोलन किया था, तो वो बिहार में किए थे, और वो चंपारण स्थान पे किया था। कहाँ पे? चंपारण में, बिहार के चंपारण में। ठीक है, आप लोग इसको भी तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का वह स्थान जहाँ पे असहयोग आंदोलन की स्थापना हुई थी, कहाँ पे हुआ था? तो ये गोरखपुर चौरी चौरा स्थान पे हुआ था। गोरखपुर। ठीक है, इसको तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, वो स्थान जहाँ पर सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह आंदोलन किया था, तो सूती मिल श्रमिक जो थे वो अहमदाबाद, गुजरात में किए थे। अहमदाबाद, गुजरात। ठीक है, दोनों अगर याद है तो दोनों लिखिए, अगर एक याद है तो एक लिखिए। वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ये 1919 ईस्वी में अमृतसर, पंजाब में हुआ था, अमृतसर में। ठीक है, लिख लीजिएगा। अगला देखिए, यहाँ से आ गया बी क्वेश्चन, 9 नंबर का बी, जो कि 5 नंबर का है। दक्षिण भारत की एक नदी, आपको ये जो चिन्ह है ना, इसी से आपको दर्शाना है। तो दक्षिण भारत की एक नदी जो है वो गोदावरी है, आप लोग इसको दर्शा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, कपास उत्पादन का एक क्षेत्र, प्रमुख क्षेत्र, आपको ये जो चिन्ह है इससे दर्शाना है, तो ये हो जाएगा गुजरात, जहाँ पे कपड़ा ज्यादा बनता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उड़ीसा का एक समुद्र पतन बंदरगाह, ये जो चिन्ह है इससे आपको दर्शाना है। तो देखिए ये हो जाएगा पारादीप। क्या हो जाएगा? पारादीप। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक परमाणु ऊर्जा केंद्र, आपको ये जो चिन्ह है इससे दर्शाना है, तो ये हो जाएगा तारापुर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, असम का राजधानी नगर, आपको ये जो चिन्ह है इससे दर्शाना है, तो ये हो जाएगा दिसपुर। तो इस तरीके से ये सभी आंसर हो जाएगा, आप लोग इसको सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाकी इसकी पूरी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जल्दी से ज्वाइन कीजिए। और हमारे चैनल पे क्लास 10 के ऑल सब्जेक्ट का प्री बोर्ड पेपर की वीडियो बन चुकी है, आपको कहीं पर भी नहीं जाना है, नहीं ढूंढना है, प्लेलिस्ट हमने बना दिया, आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हो, वीडियो में आप लोग विजिट करके देख सकते हो। इस वीडियो के लास्ट में हम प्लेलिस्ट लगा देंगे सभी वीडियो का, वायरल पेपर का, वहाँ से भी देख सकते हो। बाकी बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी बहुत ही जबरदस्त तरीके से कराई जा रही है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए, अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी आप लोग कमेंट कीजिए। और अगर इस पेपर को तैयार कर लेते हो तो आप सभी का इसी पेपर में से आपके प्री बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप लोग इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। ओके, धन्यवाद।